हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो नेशनलाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल। ओके, लेट्स बिगिन। तो नेशनलाइजेशन का मतलब सिंपली होता है राष्ट्रीयकरण, और हिंदी वर्ड राष्ट्रीयकरण से आपको समझ में नहीं आया होगा। व्हाट इज़ नेशनलाइजेशन? इट्स सिंपली ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप राइट्स ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम प्राइवेट हैंड टू द गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज़ नेशनलाइजेशन। ठीक है, कोई भी एंटिटी है, फॉर एग्जांपल बैंक है, इसका मैनेजमेंट और ओनरशिप राइट जो है, अगर हम इसको प्राइवेट बॉडी से गवर्नमेंट के पास में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, कौन कौन से राइट? मैनेजमेंट एज वेल एज ओनरशिप राइट, दैट इज़ नोट नेशनलाइजेशन। इट बिकम्स पब्लिक बॉडी, पब्लिक एजेंसी। सिंपल है, दैट इज़ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो अब ये बॉडी राष्ट्र की हो गई, अब ये नेशंस को बिलोंग करेगी, नॉट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, नॉट एनी प्राइवेट कंपनी। सिंपल। इन इंडिया SBI एक्ट 1955 से 3 इम्पीरियल बैंक को मर्ज किया गया और SBI बैंक को बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, SBI एक्ट 1955 के बना। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बिगन्स इन 1969 बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू, जहाँ पर 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन केम्स इन 1980, सेवरल बैंक्स बट नेशनलाइज अगेन। सो फर्स्ट फेज 1969, सेकेंड फेज 1980। सिंपल है। सो now let's understand what is the difference between privatization and nationalization, because हम न्यूज़ में आए दिन प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट फोकसिंग ओवर मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन? लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनरशिप की देखें बात, तो प्राइवेटाइजेशन में ओनर इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बॉडी, इट इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। सिंपल है। इंसेंटिव की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में इंसेंटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा प्राइवेट बॉडी के लिए। सिंपली मनी। नेशनलाइजेशन में इंसेंटिव होता है सर्विस मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव। Workers may feel motivated if they feel company belongs to them. एक्सटर्नैलिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट फर्म्स को एक्सटर्नैलिटीज़ को ज़्यादा लेना देना नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनी को एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। दे मे इग्नोर इट। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, अगर वो इन्वायरमेंटल कॉज करते हैं तो वो कहेंगे ठीक है, मुझे इनसे लेना देना नहीं है, मेरा प्रॉफिट मुझे होना चाहिए। पेड़ काटने पड़े तो काट दो, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है तो होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ अ प्राइवेटाइजेशन और एक्सटर्नलिटीज़ पर रिलेशन। देन नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट हैव टू टेक नोटिस ऑफ सोशल बेनिफिट, हैव टू टेक नोटिस ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कॉजेज, कॉस्ट बेनिफिट, एक्सटर्नल सेक्टर्स फैक्टर्स एज वेल। इफ़िशेंसी की बात करें तो प्राइवेट फर्म्स में इंसेंटिव ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, मनी ड्रिविंग होते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी इन ड्रिवन होते हैं, इफ़िशेंसी भी ज़्यादा ही होती है जनरली। नेशनलाइज फर्म्स में और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इफ़िशेंसी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जितने भी हैं, although it is very minimum as per the requirement, but जितने भी उनको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। प्राइवेट बॉडी में क्या होता है, प्राइवेट फर्म्स में क्या होता है, जब काम बढ़ता है तो लोगों को बुला लिया जाता है, वर्कर्स बढ़ा लिए जाते हैं। जब काम कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा मार्केट में, तो क्या हो जाएगा, ले ऑफ कर दिया जाएगा। सिंपल। नॉलेज की बेस करें तो प्राइवेट फर्म्स में एम्प्लॉय मैनेजर्स विद द बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज। प्राइवेट फर्म्स में तो नॉलेज और बेस्ट स्किल्स का ही काम है, क्योंकि टैलेंट के बेस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स और पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए,
तो नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेड नॉलेज के बाद में, एक लिमिटेड टाइम के बाद में उनके पास इंसेंटिव बहुत कम रह जाते हैं। वो कंटिन्यूस ग्रो करें, कंटिन्यूस स्किल को अपग्रेड करते रहें। और हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली, नॉलेज से ज़्यादा खासा उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। नेक्स्ट इज़ नेचुरल मोनोपोलीज। तो जैसे कुछ इसेंशियल सर्विसेज हैं, इसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, एयर है। सो प्राइवेट मोनोपोलीज अगर यहाँ पर हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्राइसेस देने पड़ेंगे, हर इंसान को पानी पीने के लिए पैसा देना पड़ेगा, सही क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्लीन एयर के लिए, तो हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे अगर ये प्राइवेटाइजेशन में आ गया। इसलिए गवर्नमेंट कैन सेट प्राइस बेस्ड ऑन द सोशल फैक्टर्स। इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पर होना, पब्लिक सेक्टर का इन फील्ड में होना भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। सो जो प्राइवेट फर्म्स हैं, दे आर वेल फॉर BT and BA। फॉर एग्जांपल जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है, फॉर सिंपली जो काम गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए वो प्राइवेट के हाथों में जाना चाहिए। सिंपल प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री करना है, फैक्ट्री प्रोडक्शन करना है, ये काम प्राइवेट के हाथ में रहे तो ज़्यादा सही रहे। बट कुछ नेचुरल मोनोपोलीज हैं, ट्रेन्स हैं, सर्विस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि इक्वली बेनिफिट पहुँचाया जा सके हर इंडिविजुअल के पास में, रिच को भी और पुअर को भी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ नेशनलाइजेशन। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है नेशनलाइजेशन के। तो फ़ायदे अगर बात करें, इट कैप्चर्स मोनोपोली प्रॉफिट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, है ना, पब्लिक के पास में पैसा पहुंचता है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉफिट एक्वायर नहीं कर सकते। एक्सटर्नल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ फास्ट इन इंटरनेट। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो लोगों को फ़ायदा भी है, और अदर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। प्रोवाइड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, सिंपली प्रधानमंत्री आवास योजना है, हेल्थ केयर स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के पास में इक्वल रिसोर्सेज नहीं है, देयर इज़ अ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एज वेल। तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ नेचुरल मोनोपोली। तो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ब्रिजेस है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, प्राइवेट कंपनी ने डोमिनेंस कर लिया तो बाकी लोगों के लिए बहुत महंगा हो सकता है। रिड्यूस द कॉस्ट फॉर फर्म एंड द लोअर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर एज वेल। वही, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, सर्विस होता है। दैट इज़ वाई वी फॉर्म गवर्नमेंट, वी नीड गवर्नमेंट। नुकसान क्या क्या हैं, कॉन्स क्या क्या हैं। इनिशियल कॉस्ट जो हो सकती है वो हाई रह सकती है। इनिशियल कॉस्ट यानी जब खरीदना है, किसी भी बैंक को खरीदने के लिए, किसी भी एंटिटी को खरीदने के लिए, नेशनलाइज करने के लिए उसको खरीदना पड़ेगा, उसके शेयर लेने पड़ेंगे सारे के सारे, और इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो हो सकता है शुरुआत में गवर्नमेंट को डेट लेना पड़े। हाई टैक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पब्लिक सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के कारण उन पर पैसा नहीं लिया जा सकता, बट दे हैव टू फाइनेंस्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। तो कहाँ से फाइनेंसेस आएगा, टैक्स बढ़ाने से। तो दैट इज़ कॉन्स। देन कम्स द नेशनलाइजेशन में डिस्करेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अगर नेशनलाइजेशन होगा हर चीज़ का, हर सेक्टर में होगा, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स का एंड अदर थिंग्स। सो व्हाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स वांटेड टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। तो उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल बोलेगा ना कि मेरा फ़ायदा क्या है पैसे लगाने का, मैं क्यों प्राइवेट स्कूल खोलूँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसमें इंडल्ज हो जाएगा, ले लेगा मुझसे, छीन लेगा। तो दैट इज़ वाई सिंपल गवर्नमेंट ओन फर्म्स मे हैव लेस इंसेंटिव्स टू बी इफिशिएंट। गवर्नमेंट में इंसेंटिव बहुत कम होते हैं इफ़िशिएंट होने के। जनरली जैसे गवर्नमेंट टीचर्स को देख लो आप, वो स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे बराबर है, उनको घर बैठे सैलरी की आदत है। सेम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, और
गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो क्लर्क हैं, काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, उनके पास इंसेंटिव्स नहीं है, उनकी परमानेंट जॉब है, और अगर मेहनत भी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है, कम मेहनत करेंगे तो उतनी ही सैलरी फिक्स है जो मिलने वाली है। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बोनस उतना ज़्यादा मिलेगा, उनको इंसेंटिव उतना ज़्यादा मिलता है। तो ये बहुत खामियां हैं। देन गवर्नमेंट में रन आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर देगी हेल्थ पर, एजुकेशन पर, तो जो गवर्नमेंट की और अदर स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, तो वहाँ पर भी तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगी सरकार? सिंपल। सो हमने ये फ़ायदे और नुकसान देख लिए दोनों के। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स लेड टू द नेशनलाइजेशन 1960s। सबसे पहला, चाइना के साथ में 1962 का वॉर एंड पाकिस्तान के साथ में 1965 का वॉर, 2 सक्सेसिव ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ने के बाद में पब्लिक फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सरकार के पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट इज़ 3 ईयर प्लान हॉलीडे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो चुकी थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार के पास पैसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ से? नेक्स्ट इज़ नीड फॉर द कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ रही थी, रिच और पुअर में इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जैसे कि अगर शहरों में लिमिटेड एरियाज़ में अगर बैंकिंग सिस्टम रहेगा तो फाइनेंसेस कैसे प्रोवाइड किया जाएंगे? जो कॉमन मैन है, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे लिंक किया जाए, उनको लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करी जाए? That is why government came in these sectors. Next, in need of mobilization of the savings to the development, agriculture, civil industries, सेम है। क्या बैंकिंग अकाउंट नहीं होंगे गाँव में, बैंक नहीं होंगे छोटे शहरों में, तो वहाँ की सेविंग्स जो है उसको मोबिलाइज नहीं किया जा सकता, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस टू द कर्ब द रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड क्यों क्रिएट कर दिया गया, क्यों क्रिएट हो गया? प्राइवेट बैंक प्रॉफिट मोटिव होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ मिलेगा वो वहीं रहेंगे। बड़े शहरों में ज़्यादा प्रॉफिट होता तो वो बड़े शहरों में रहेंगे, गांव में तो जाएंगे नहीं। तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइड था, गैप था, बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट इज़ बिटवीन 1951-68 एग्रीकल्चर हैड रिसीव्ड लेस देन 20% ऑफ क्रेडिट डिस्पर्स बाय द कॉमर्शियल पर। सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट था, लोन था, वो सिर्फ और सिर्फ 2% था एग्रीकल्चर के लिए। बाकी सर अदर सेक्टर्स में गया। एग्रीकल्चर में अप्रॉक्स 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, अप्रॉक्स 50 to 55% हमारे पॉपुलेशन का पार्टिसिपेट करता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। अगर हमने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया तो बहुत बड़े पोर्शन को निगलेक्ट कर दिया पॉपुलेशन का। इसलिए गवर्नमेंट को नेशनलाइजेशन करना पड़ा बैंक का, एक पब्लिक सेक्टर्स को, पब्लिक फाइनेंसेस को, और जो सोशल सर्विस के लिए बेनिफिट हो सके, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, डिज़ायर्ड आउटकम्स लाने के लिए पब्लिक को नेशनलाइजेशन कराना पड़ा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ डू ज्वाइन इट for more update and study material. Thank you so much. Take care.